नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल श्रेयांश एकेडमी के सुपर 30 एचके में आपका स्वागत है। आज फिर भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, संविधान की विशेषताएं और उसके प्रस्तावना के साथ आपके बीच में उपस्थित हुए हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में बार बार सवाल यहां से पूछे जाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलते हैं, सबसे पहले हम भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में जानते हैं कि जो हमारा संविधान है, जो कानून है, उसकी क्या विशेषता है। तो थोड़ा शॉर्ट में इस चीज को हम देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज अगर हम बात कर लेते हैं संविधान की विशेषताओं की, तो संविधान की सबसे पहली जो विशेषता है आपके कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। हमारा भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। दूसरे की अगर हम बात कर लेते हैं कि संघीय व्यवस्था एकात्मक झुकाव के साथ इसमें वर्णित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे की बात कर लेते हैं, इसमें संसदीय शासन प्रणाली की बात कही गई है। चौथा बात कर लेते हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की गई है। और पांचवें की बात कर लेते हैं, मौलिक अधिकार की बात की गई है। छठवां अगर देख लिया जाए उसकी विशेषताएं, तो नीति निर्देशक तत्वों की बात कही गई है। आगे चलते हैं, इसी क्रम में इनकी विशेषताओं को हम बारी बारी से समझते हैं कि मौलिक अधिकार की बात इसमें कही गई है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की बात की गई है। नौवां की बात कर लेते हैं कि एकल नागरिकता की बात कही गई है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात की गई है। सामाजिक एवं लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में बात की गई है। संविधान की सर्वोच्चता की बात की गई है। अगर यहीं पे बात कर लेते हैं, कठोर एवं लचीलापन संविधान हमारे भारतीय संविधान को कहा जाता है। अगर आगे बात कर ले इनकी विशेषताओं की, तो स्वतंत्र निर्वाचन आयोग यहाँ पे है, इसमें बात कही गई है। और 15वां की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपातकालीन प्रावधान भी इसमें रखा गया है। अगर इसी क्रम में हम चलते हैं तो पंचायती राज और नगर निकायों की व्यवस्था की बात की गई है। इसमें संवैधानिक संस्थाओं की बात की गई है। इसमें पुनरावलोकन की बात की गई है। इसमें एकीकृत और न्यायपालिका की बात की गई है। और साथ ही साथ कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की बात की गई है। अगर देखा जाए, हमारा भारतीय संविधान बहुत ही कठोर भी है और बहुत ही लचीला भी माना जाता है। यहीं पे अगर दोस्तों बात कर लेते हैं इस संविधान की, तो संविधान की प्रस्तावना आप लोग भली भांति जानते हैं, क्योंकि प्रस्तावना आपके सामने है। यहीं पे बात कर लेते हैं इसकी प्रस्तावना, छोटी सी प्रस्तावना आपको बता दें, इसके बाद हम विस्तार में भी बताएंगे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के लिए तथा उसके सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता प्रदान करने के लिए परिबद्ध होते हैं। ये हमारे प्रस्तावना की बात की गई है। इसी प्रस्तावना के साथ हम आगे चलते हैं। आगे इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी आपको देंगे, हर वर्ड का मतलब बताएंगे। बस वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। संविधान की प्रस्तावना की यदि हम बात कर लेते हैं, तो इसी संविधान के प्रस्तावना को ध्यान दीजिएगा कि इसी संविधान की प्रस्तावना को हम संविधान की आत्मा कहा जाता है, या इसे एक और नाम से जाना जाता है, इस प्रस्तावना संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। कुंजी माने चाबी का नाम दिया जाता है इसी प्रस्तावना को। और प्रस्तावना से आपके एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अगर प्रस्तावना की बात कर लेते हैं, तो संविधान का परिचय ही क्या है? प्रस्तावना है। यानी पूरे संविधान की आत्मा और कुंजी की बात कर लेते हैं, तो हमारा क्या है? प्रस्तावना की बात कही जाएगी। ठीक है, इसी में बात कर लेते हैं साहब। पूरे प्रस्तावना को हम एक बार समझते हैं। इसमें कहा गया है कि प्रस्तावना का मूल पाठ क्या था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के लिए
तथा उसके समस्त नागरिकों को, ध्यान दीजिएगा, नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए, ध्यान दीजिएगा, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, ध्यान दीजिएगा, ईस्वी को एत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और समर्पित करते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट इसमें शब्द हैं, हर शब्द का मतलब बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा आगे चलते हैं। यहां पे हम बात कर लेते हैं कि आपके एग्जाम में यहां से कौन कौन से पॉइंट बनते हैं। आपके एग्जाम की अगर हम बात कर लें दोस्तों, तो एग्जाम में सबसे पहले आदर्श वाक्य पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन सा आदर्श वाक्य है और ये कब लागू हुआ, कब अपनाया गया, ये सारी चीजें आपसे पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण है। आइए देखा जाए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संविधान अपनाया कब गया था। तो आपको पता है 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था। संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। प्रस्तावना के रचयिता कौन है? ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना के रचयिता कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ये जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर ये आधारित है प्रस्तावना। अच्छा, इसमें कब क्या जोड़ा गया? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसमें आपका समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है इसमें जोड़ा गया था। हमने क्या बताया कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है जोड़ा गया था। यहीं पे बात कर लेते हैं केशवानंद भारती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि केशवानंद भारती का जो मामला था 1973 को, उसी समय जो है प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग बना था। इसी मामला के तहत जो है प्रस्तावना संविधान का अभिन्न जो है अंग बना था। इसी में बात कर लेते हैं बैरूबारी मामला 1960 में जो है प्रारंभ में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना जाता था। संविधान का भाग नहीं माना जाता था प्रस्तावना को, ध्यान दीजिएगा। इसी में बात कर लेते हैं साहब कि प्रस्तावना हमारे संविधान की दिशा उद्देश्य को स्पष्ट करती है और यह भारत के लोगों के सपनों और मूल्यों का प्रतिबिंबित करती है। इसमें कुछ हमारे प्रस्तावना में कुछ नए नए शब्द जोड़े गए थे, ध्यान दीजिएगा हर शब्द को। सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये शब्द एक आया था। समाजवादी की बात की गई है, पंथनिरपेक्ष की बात की गई है, लोकतांत्रिक की बात की गई है, गणराज्य की बात की गई है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की बात इसमें कही गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, ये सारे शब्द आपके प्रस्तावना में मिलेंगे। आगे चलते हैं आगे की तरफ, यहीं पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले संविधान के प्रस्तावना की हम परिचय ले लेते हैं कि इसमें बहुत सारे विद्वानों ने अपना एक अलग अलग तथ्य दिए थे। संविधान की अगर कुंजी की बात कर लेते हैं, कुछ विद्वानों के द्वारा जो लाया गया था उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों संविधान की कुंजी की बात कर लेते हैं, तो गजेंद्र गढ़कर, ये कौन थे? ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, कहां के? सुप्रीम कोर्ट के। एससी के जो है ये क्या थे? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे ये। संविधान की जन्म कुंडली की यदि हम बात कर लेते हैं तो ये कहा गया था भाई के.एम. मुंशी के द्वारा, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अच्छा, संविधान के परिचय पत्र की बात कर लेते हैं तो नाना पालखीवाला के लिए कहा गया था। इनकी एक पुस्तक है वी ऑल द पीपल, वी द पीपल। संविधान की आत्मा की यदि हम बात कर लें दोस्तों, तो संविधान की आत्मा
ठाकुरदास भार्गव के द्वारा कहा गया था। और ये डॉक्टर अंबेडकर ने ART 32 को आत्मा कहा, प्रस्तावना को नहीं। माने एक्ट 32 को इन्होंने जो है आत्मा कहा था और प्रस्तावना को इन्होंने आत्मा नहीं कहा था। यहीं पे बात कर लेते हैं, की नोट की बात कर लेते हैं। तो अर्नेस्ट बार्कर साहब के द्वारा ये जो है की नोट्स की बात की गई थी। अच्छा, यहीं पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि प्रस्तावना के मुख्य 4 जो शब्द थे वो बड़े ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कि प्रस्तावना की बात हम कर लें, प्रस्तावना की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो प्रस्तावना में सबसे पहले हम शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है हमारे प्रस्तावना में, तो जो भारत की पूरी जनता है वही उसकी शक्ति है। अगर स्वरूप की बात कर ले तो शासन का स्वरूप जो है प्रस्तावना है। अधिनियम की तिथि अगर बात कर लेते हैं, इस अधिनियम की तिथि की अगर हम बात कर लें दोस्तों, तो 26 नवंबर 1949 को जो है यह अधिनियम पारित हुआ। आगे बढ़ते हैं, संविधान के उद्देश्य की बात कर लेते हैं। प्रस्तावना है, प्रस्तावना में संविधान का उद्देश्य जो है रखा गया। आगे बढ़ते हैं, शक्ति का स्रोत की अगर हम बात कर लेते हैं, हर शब्द का मतलब समझेंगे। शक्ति के स्रोत की अगर हम बात कर लेते हैं साहब, तो हमारे संविधान का जो शक्ति का स्रोत है पूरी जनता है। अभी अभी हमने बताया था, जैसे उसमें कहा गया है हमारे संविधान में कि हम भारत के लोग, ये संविधान की पहली लाइन है कि हम भारत के लोग। अच्छा, लोक प्रभु सत्ता क्या होते हैं कि शक्ति जनता में निहित है। माने पूरे संविधान की जो शक्ति है वो हमारे जनता में जो है निहित है। इसकी कुछ आलोचना भी हुई थी। आलोचना क्या हुई थी? आलोचना की दृष्टि से हम आपको बता दें तो आलोचना की गई थी कि संविधान सभा केवल 10% जनता द्वारा चुनी गई थी, इसकी आलोचना हुई थी। अच्छा, कौन कौन किया था? विस्काउंट, यह सिर्फ हिंदुओं की सभा है, इनके द्वारा कहा गया था। ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था यह भारत का एक सूक्ष्म दल है। ये दोनों लोगों के साथ जो है ये दोनों लोग मिलकर इनकी आलोचना किए थे संविधान की। यहीं पे बात कर लेते हैं दोस्तों, आगे हम बात कर लेते हैं शासन की। शासन का स्वरूप कैसा था? तो शासन के स्वरूप में सबसे पहले हम बात करते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसकी हम बात कर लेते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात कर लेते हैं। भारत आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होता है, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। यानी आंतरिक स्थिति और बाहरी स्थिति में हमेशा जो है वह अपना निर्णय स्वयं ले सकता है। ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात कही गई। यहीं पे दूसरी बात कही गई थी साहब समाजवादी की। समाजवादी की अगर हम बात कर लेते हैं साहब, तो समाजवादी क्या होता है कि भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद, न कि साम्यवादी, यानी साम्यवादी का मतलब हिंसा आधारित, लोकतांत्रिक समाजवाद होना चाहिए और न कि साम्यवादी होना चाहिए। लोकतांत्रिक का मतलब जहां लोगों के द्वारा या लोगों का राज रहेगा, यहाँ पे साम्यवादी का मतलब लड़ाई झगड़ा और हिंसा वाले जो है मामला यहाँ पे नहीं रहेगा। यहीं पे बात कर लेते हैं दोस्तों, इसी के तहत एक केस चली थी सबसे पहले, जैसे कहा जाता है साहब, ध्यान दीजिएगा, DS नाकारा केस। ये 1983 में चली थी। इसमें हुआ क्या था? इसमें कुछ बातें रखी गई थी कि जन्म से मृत्यु तक सुरक्षा का प्रावधान रहेगा, आय की असमानता कम करना होगा, मजदूर और वंचितों का कल्याण करना होगा। जो मजदूर वर्ग है, जो वंचित लोग हैं, उन लोगों के लिए ये जो है पूरी व्यवस्था दी जाएगी, हमारे संविधान में कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, यहीं पे शासन का स्वरूप कैसा था? शासन के स्वरूप की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो पंथ निरपेक्ष की बात कही गई है। पंथ निरपेक्ष क्या होता है कि राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। याद रखिएगा, सबसे पहले सभी धर्मों को समान अधिकार होना चाहिए, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी धर्म हो, सबको समान अधिकार होना चाहिए। इसीलिए कहा गया था पंथ निरपेक्ष की बात कही गई। अगले शब्द का मतलब समझते हैं। अगला शब्द आपका है लोकतंत्रात्मक। अच्छा, बात कर लेते हैं साहब, लोकतंत्रात्मक क्या होता है? तो लोकतंत्रात्मक का मतलब अब्राहम लिंकन के द्वारा बताया गया था कि जनता के द्वारा और जनता के लिए जो शासन होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या?
लोकतंत्रात्मक कहा जाता है। इसी तरह बता दें कि ये इसके प्रकार की बात बताए थे उन्होंने कि एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। अच्छा, प्रत्यक्ष क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा। प्रत्यक्ष क्या होता है? प्रत्यक्ष में हमने कहा प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष का मतलब यहाँ इसको स्विट्जरलैंड से लिया गया था, छोटी आबादी वाला कहा गया। अप्रत्यक्ष का मतलब यह भारत का जनता प्रतिनिधित्व और कानून, ये तीनों जो है इसमें शामिल होंगे। आगे बात करते हैं, यहीं पे बात कर लेते हैं साहब संसदीय या अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की बात कर लेते हैं। तो संसदीय की अगर प्रणाली की बात कर लेते हैं साहब, तो ये कहां से लिया गया था? यहीं पे बात कर लेते हैं, संसदीय की बात कर लेते हैं। संसदीय आपका यूके, और यहीं पे अध्यक्षात्मक की बात कर लेते हैं, यूएसए की बात कही गई है। इसमें बात कर लेते हैं सबसे पहली पॉइंट, कार्यपालिका के अध्यक्ष यानी कार्यपालिका के जो सदस्य होंगे वह विधायिका से ही लिए जाएंगे। कहां से लिए जाएंगे? विधायिका से लिए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जो कार्यपालिका के सदस्य होंगे वह विधायिका से लिए जाएंगे। ठीक है, विधायिका से लिए जाएंगे। यहीं पे बात कर लेते हैं संसदीय की, तो दोहरी कार्य प्रणाली इसमें लागू होगी। आगे, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगा। यहीं पे यूएसए से बात अध्यक्षात्मक की बात कर लेते हैं कि मंत्री विधायिका के सदस्य नहीं होंगे। ध्यान दीजिएगा, मंत्री विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं। यहीं पे बात कर लेते हैं तो एकल कार्यपालिका की बात कही गई है। और तीसरी चीजों की अगर हम बात कर लें तो उत्तरदायित्व का अभाव इसमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहीं पे दोस्तों बात कर लेते हैं अगले शब्द की। तो अगला शब्द आपको मिलेगा गणराज्य की बात कर लेते हैं। गणराज्य और राजतंत्र में अंतर क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा। गणराज्य और राजतंत्र में अंतर क्या होता है? गणराज्य की बात कर लेते हैं तो भारत में ये देखने को मिलता है। राजतंत्र की बात कर लेते हैं तो ये ब्रिटेन में देखने को मिलता है। यहीं पे बात कर लेते हैं गणराज्य की, तो गणराज्य में जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति साहब होते हैं, याद रखिएगा। और दूसरी विशेषता इसकी होती है कि यह नियत समय के लिए होता है, 5 साल के लिए जो है ऐसे करके 5 साल 7 साल जितना भी समय निर्धारित किया जाता है उतने समय के लिए होता है। आगे बात कर लेते हैं राजतंत्र की बात कर लेते हैं। राजतंत्र का मतलब यह कहां से, यह ब्रिटेन में प्रमुख रूप से जो है चलता है। और राष्ट्र प्रमुख होता है, कौन होता है? राजा या तो रानी। अगर इस दूसरी विशेषताओं की बात कर लेते हैं तो ये राजा रानी वही बन सकता है जो वंशानुक्रम होता है, उनके लड़के के लड़के ऐसे जो राजा बनते जाते हैं उससे वंशानुक्रम का नाम दिया जाता है। यानी वंशानुगत जो है ये राजा रानी की प्रक्रिया चलती रहती है। यहीं पे बात कर लेते हैं साहब डेमोक्रेसी और रिपब्लिक की बात कर लेते हैं, यानी लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात कर लेते हैं। लोकतंत्रात्मक गणराज्य होता क्या है? ध्यान दीजिएगा कि संविधान का उद्देश्य और न्याय, दो चीज बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें बात कर लेते हैं सबसे पहले कि यह 3 प्रकार के न्याय होते हैं। कौन कौन से होते हैं साहब? एक होता है सामाजिक न्याय होता है। सामाजिक न्याय में जैसे धर्म जाति लिंग के आधार पर कभी किसी को भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ये आपका सामाजिक न्याय है। दूसरा न्याय जो होता है वह राजनैतिक न्याय होता है। राजनैतिक का मतलब सभी को समान राजनीतिक अधिकार है, चाहे वह अमीर हो गरीब हो, चाहे किसी भी जाति लिंग से आता हो, सबको समान राजनीति करने का जो है अधिकार सबको प्राप्त है हमारे संविधान में। आगे बात कर लेते हैं आर्थिक की बात कर लेते हैं। अमीर गरीब की जो खाई है, जो अंतर है, उस अंतर को कम करने का काम जो है किया गया है। यह सामाजिक न्याय के अंतर्गत आता है, यानी आर्थिक न्याय के अंतर्गत ये आता है। यहीं पे बात कर लेते हैं साहब इनके स्रोत की। अगर हम बात करें कि रूस की क्रांति 1917 में हुई थी, और तभी जो है जार निकोलस के खिलाफ विद्रोह, अमीरी और गरीबी का संघर्ष हुआ था, और यहीं से इसका जो है स्रोत मिला है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता की अगर बात कर लेते हैं, स्वतंत्रता हमारे 5 प्रकार की होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्वतंत्रता हमारे 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहली स्वतंत्रता होती है विचार की बात कर लेते हैं। हमारे विचार की बात हम कर लेते हैं तो आंतरिक
आंतरिक का मतलब किसी भी चीज पर हम चिंतन मनन कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, विचार करते हैं। अभिव्यक्ति की बात कर लेते हैं, हम अपने बातों को बोलकर, लिखकर, संकेत के माध्यम के से हम किसी के सामने जो है प्रस्तुत कर सकते हैं, किसी के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, ये हमारी अभिव्यक्ति है। विश्वास की अगर हम बात कर लेते हैं, किसी विचारधारा को मानना आपका विश्वास है। धर्म की यदि बात कर लेते हैं तो सैद्धांतिक रूप से धर्म अपना आप सकते हैं, ये आपका धर्म है। यहीं पे बात कर लेते हैं, उपासना की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे धर्म को व्यवहार में लाना ही क्या होता है, उपासना होता है। धर्म को व्यवहार में लाना ही क्या होता है, उपासना होता है। इसी के माध्यम से सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी अगर हम बात कर लेते हैं, विश्वास की बात कर लेते हैं, तो विश्वास हमारा धर्म में होता है और धर्म से उपासना होती है, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे करके एक चक्र चलता है इसमें। आगे बढ़ते हैं, यहीं पे बात कर लेते हैं समता और समानता का। समता और समानता की बात कर लेते हैं। अगर समता और समानता की बात कर ले तो यह दो प्रकार का समता होता है। कौन कौन सा होता है, प्रतिष्ठा और अवसर होता है। प्रतिष्ठा और अवसर की बात कही गई है। यहीं पे कॉन्सेप्ट की अगर हम बात कर ले आरक्षण की, तो यह सकारात्मक भेदभाव है। यानी और दूसरा नियम क्या बताया जाता है इसमें कि समान परिस्थितियों पर समान व्यवहार करना ही समानता का की बात कही जाती है। यानी समता और समानता की बात कर लेते हैं तो यह समान परिस्थितियों में समान होने पर समान व्यवहार करने की जो है इसमें बात कही गई है। यहीं पे बात कर लेते हैं बंधुता की। बंधुता की साहब बात कर लेते हैं तो बंधुता जो है आपका भाईचारे की भावना की बात बंधुता करता है। यह दो प्रकार के होते हैं, इसके आधार पर दो तरीके का यह बांटा गया है। सबसे पहले व्यक्ति की गरिमा होती है, हर व्यक्ति की एक गरिमा होती है, उस गरिमा के अंडर में रहकर ही कोई काम किया जाता है। यहीं पे दूसरा बात कर लेते हैं राष्ट्र की एकता। राष्ट्र की एकता कैसे होती है, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात कही गई है। ये दो तरीके का आपका होता है। बंधुता में हमने कहा भाईचारे की भावना और व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता की बात कही गई है, ये बंधुता की बात कही जाती है। अच्छा, एकता की बात कर लेते हैं। एकता और अखंडता की बात कर लेते हैं। अखंडता की भौगोलिक रूप पे अखंड है, यानी जिसको कभी तोड़ा नहीं जा सकता। मन वैज्ञानिक की दृष्टि से एकता की बात कही गई है। आगे बात कर लेते हैं चौथा, अधिनियम की तिथि और परिवर्तनीय। यानी तिथि की अगर हम बात कर लेते हैं 26 नवंबर 1949 को, इस दिन 4 अनुच्छेद तुरंत लागू हुए थे। तत्काल में 4 अनुच्छेद लागू हुए थे 26 नवंबर 1949 को। क्या प्रस्ताव परिवर्तन हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा। एक, नहीं, इसके आधार पर न्यायालय में आदेश नहीं मांग सकते। केस, जैसे उस केस की अगर हम बात कर लेते हैं जिसके आधार पर यह चीज किया गया था, तो मदन गोपाल केस 1957 की बात कही जा रही है। आगे बात कर लेते हैं, क्या प्रस्तावना संविधान के विभिन्न अंग है। जैसे प्रश्न आपसे पूछ दिया, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है। यहीं पे बात कर लेते हैं कि 1960 में एक केस लगती है, बेरुबाडी केस। कौन सा, बेरुबाडी केस। इसमें बताया गया कि संविधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है, केवल निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है, यह बताया गया था। इसमें फिर संशोधन नहीं हो सकता। उसके बाद फिर दूसरा केस आता है 1973 में केशवानंद भारती के द्वारा। ये बार बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि केशवानंद भारती 1973 की बात कही गई है, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों, इसमें प्रस्तावना संविधान का अंग जब तब जो है माना गया। और मूल ढांचा इसकी बात कर लेते हैं। मूल ढांचा ही इस मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया था और संशोधन हो सकता है इसमें। ये इस केस के तहत बताया गया था। प्रस्तावना में क्या संशोधन किया गया था, तो ध्यान दीजिएगा। संशोधन की बात कर लेते हैं तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसमें संशोधन किया गया था कि प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना में से केवल एक बार संशोधन हुआ था। कौन सा संशोधन हुआ था, इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और
अखंडता की बात कही गई है। इन तीनों शब्दों को संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जिसे जोड़ा गया था। अच्छा, इसके स्रोत की अगर हम बात कर ले दोस्तों, यदि विचार की हम बात कर लेते हैं तो विचार अमेरिका से लिया गया। भाषा की बात कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। न्याय के आदर्श की बात कर लेते हैं तो रूस की क्रांति 1917 से लिया गया। स्वतंत्रता, समता, बंधुता की बात करते हैं, फ्रांस की क्रांति से लिया गया। और ये जो है लघु संविधान यानी मिनी संविधान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका है, ध्यान दीजिएगा। लघु संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन को कहा गया था 1976 को। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ वीडियो का समापन होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जिसमें इस वीडियो में आपको टोटल सारे सवाल संविधान से अगर जहां से पूछे गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपके सभी यहां से फंसेंगे। इसमें हमने दोनों चीजें आपको विस्तृत रूप से बता दिया है। संविधान की प्रस्तावना और विशेषताएं दोनों इसमें आपको हमने बता दिया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलो। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए, तब तक के लिए जय हिंद।